यश्चेन्दुखण्डममलं विलसन्मयूखं बद्ध्वा सदा प्रियतमां शिरसा बिभर्ति यश्चार्धदेहमददाद् गिरिराजपुत्र्यै तम शंकरम शरणदम शरणम व्रजामि। अर्थात जो सुंदर किरणों से युक्त निर्मल चंद्रमा की कला को जटाजूट में बांधकर पुण्य पावनी गंगा को मस्तक पर धारण करते हैं, जिन्होंने गिरिराज कुमारी उमा को अपना आधा शरीर दे दिया, ऐसे शरणदाता भगवान श्री शंकर की शरण लेता हुआ प्राभातिक वेला में करता हूं आप सभी का अभिनंदन और स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाला विलक्षण कार्यक्रम सुप्रभातम। भारतीय ज्ञान परंपरा के संवर्धन क्रम में दूरदर्शन समाचार की इस पहल को आज मैं गवीश द्विवेदी कर रहा हूं आप सभी के समक्ष उपस्थित। प्रभात की इस वेला में समय है दिन को प्रारंभ करने का उस शुभता के साथ जो हमारे भारतीय संस्कारों में रची बसी है। आइए इसी क्रम में सबसे पहले जान लेते हैं आज के वार, तिथि और नक्षत्र आदि को अपने पहले प्रभाग आज के पंचांग के माध्यम से। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, माघ मास, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, शुक्रवार, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। बहुधा यह कहा जाता है और यह प्रतिष्ठित भी है कि भारत में हर कण कण में शंकर हैं और बूंद बूंद में गंगा है। यह वस्तुतः तपस्थली है ऋषियों की, महर्षियों की। महादेव श्री सोमनाथ से संबद्ध ऐसे ही विशेष तीर्थ क्षेत्र की महिमा को आज का यह हमारा जो श्लोक है बता रहा है। यह स्कंद पुराण से उद्धृत है। आदिनाथेन शर्वेण सर्वप्राणिहिताय वै आद्यतत्त्वान्यथानियं क्षेत्रमेतन्महाप्रभुं प्रभासितं महादेवी यत्र सिद्ध्यन्ति मानवाः। हे महादेवी, आदिनाथ स्वरूप भगवान शिव ने सभी प्राणियों के कल्याण के लिए अपने परम तत्व से प्रभावशाली प्रभास खंड को प्रकट किया है। यह क्षेत्र दैवी तेज से प्रकाशित है, जहां मनुष्य सिद्धि, पुण्य तथा मोक्ष को प्राप्त करते हैं। Lord Shiv, in his form as Adinath, for the welfare of all beings, manifested this sacred and supremely powerful region, Prabhas Khand, through his eternal principle. Bathed in divine radiance, this holy place is where humans attain spiritual perfection, virtue and liberation moksha. और सुभाषित के समानांतर अब कार्यक्रम में क्रम भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग का महाबोधि मंदिर बिहार के बोध गया में स्थित भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का स्थल है। भारतीय वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करने वाले इस मंदिर का जीर्णोद्धार 19वीं शताब्दी में कराया गया। यहाँ की प्राचीन रेलिंग पर बनी सुंदर नक्काशी प्राचीन भारतीय कला की श्रेष्ठता और जीवंतता को दर्शाती है। यह स्थल विश्व भर में शांति, करुणा और आध्यात्मिक साधना का प्रमुख केंद्र है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का यह प्रतीक है, जो आज भी लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को प्रेरित करता है। देखिए हमारे सहयोगी जनेंद्र सिंह की यह विशेष रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रतीक महाबोधि मंदिर बिहार राज्य के बोध गया में स्थित है। यह वही स्थल है जहां गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त किया था। महाबोधि मंदिर भारतीय स्थापत्य का अद्वितीय उदाहरण है।
यह स्थल वैश्विक बौद्ध समुदाय की एकता और भारत की सांस्कृतिक सहिष्णुता का प्रतीक है। 19वीं शताब्दी में इस मंदिर का नवीनीकरण किया गया, परंतु इसके मौलिक स्थापत्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। 4.86 हेक्टेयर के विस्तृत क्षेत्र में फैले महाबोधि मंदिर परिसर में कई प्राचीन और नवीन धार्मिक स्मारक स्थित हैं, जिनका निर्माण अलग अलग कालखंडों में महात्मा बुद्ध के अनुयायियों द्वारा करवाया गया। पवित्र बोधि वृक्ष और वज्रासन इस परिसर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे मूल वृक्ष का ही वंशज माना जाता है। यह वही पावन वृक्ष है जिसके नीचे तपस्यारत गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधि वृक्ष के ठीक आगे और मुख्य मंदिर से सटा हुआ चमकीले बलुआ पत्थर से बना एक चबूतरा है, जिसे वज्रासन कहा जाता है। गौतम बुद्ध इसी स्थान पर बैठकर ध्यान किया करते थे। सम्राट अशोक ने बुद्ध की इस पावन स्मृति को अक्षुण्य रखने के लिए ही यहाँ वज्रासन की स्थापना की थी। एक समय था जब इस वज्रासन के चारों ओर बलुआ पत्थर की अत्यंत सुंदर आकृतियां उकेरी हुई थीं, जिसके अब केवल अवशेष ही शेष हैं। इन पत्थरों पर उकेरी गई मानव मुखाकृतियां और जानवरों की लुभावनी आकृतियां यहां आने वाले पर्यटकों को अनायास ही सम्मोहित कर लेती हैं। वैश्विक आकर्षण का केंद्र महाबोधि मंदिर न केवल धार्मिक श्रद्धालुओं के बीच लोकप्रिय है, बल्कि इसकी अद्वितीय सुंदरता और विशिष्ट स्थापत्य कला उन इतिहास प्रेमियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है जो प्राचीन कलाकृतियों के प्रति गहरा लगाव रखते हैं। महाबोधि मंदिर ने भारतीय कला और संस्कृति को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ साथ यह स्थल एशिया महाद्वीप के अनेक देशों में सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपराओं का स्रोत बना। महाबोधि मंदिर आज भी विश्व भर के साधकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यह स्थल ध्यान और साधना का केंद्र है। यहाँ आने वाले लोग शांति, सहिष्णुता और करुणा का अनुभव करते हैं। यह भारत की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपरा का जीवंत प्रतीक है। इसकी भव्यता और आध्यात्मिकता आज भी लोगों को प्रेरित करती है और भारतीय संस्कृति को विश्व मंच पर गौरव दिलाती है। गवीश द्विवेदी के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग के बाद अब कार्यक्रम में समय हो चला है स्वास्थ्य प्रभाग का, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं अल्प विराम। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विराम के पश्चात पुनः आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। नियमित व्यायाम करने से हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यह हम सभी जानते हैं और मानते भी हैं। वस्तुतः इसीलिए व्यायाम हमारी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा होता है, लेकिन समयाभाव के चलते कई बार हम इसकी उपेक्षा कर बैठते हैं।
ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। आइए स्वास्थ्य प्रभाग में आज जान लेते हैं कि कितनी देर व्यायाम हमें करना चाहिए और व्यायाम करने से क्या क्या लाभ होंगे। स्वास्थ्य का महत्व हर आयु के व्यक्ति के लिए है। स्वस्थ जीवन सभी चाहते हैं। रोग दूर रहे और स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए उसकी उचित देखभाल करना आवश्यक है। आहार और व्यायाम अच्छी सेहत के दो मजबूत स्तंभ हैं। इनसे ही निर्धारित होता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। हमारे बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी की वजह से ना सिर्फ हमारी फिजिकल फिटनेस रहती है बल्कि मेंटल फिटनेस भी रहती है। डेली एटलीस्ट हाफ एन आवर आपको एक्सरसाइज करना है। वो किसी भी फॉर्म का एक्सरसाइज हो सकता है। आप ब्रिक्स वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, आप जिम जाना चाहे जिम जा सकते हैं या योगा कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने के बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे हमने कहा कि इसके हमारे पॉजिटिव हार्मोन्स निकलते हैं। इसको एंडोर्फिन्स हैं, डोपामिन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है, ये इसको कहते हैं गुड मूड हार्मोन्स। तो वो हमारे पूरा दिन हमारा मूड अच्छा रहता है और एक फीलिंग ऑफ वेलबींग रहती है। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम का विशेष महत्व है। व्यायाम करने से शारीरिक सक्रियता बढ़ती है और कई रोगों का खतरा कम होता है। व्यायाम में कई तरह की क्रियाओं को शामिल किया जाए तो ये लाभकारी सिद्ध होता है। मॉर्निंग में जाते हैं, मॉर्निंग का टाइम ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि उस समय आपका वातावरण ज़्यादा साफ रहता है और पीस ऑफ माइंड रहता है। तो व्यायाम जैसे मैंने कहा किसी भी फिटनेस फॉर्म में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। अगर आपके कुछ घुटनों में या जॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो आप नॉर्मल वॉक भी कर सकते हैं, लेकिन डेडिकेटेड होना चाहिए। उस समय आपका मन शांत रहना चाहिए। देखा गया है जो पेशेंट ओबीज हैं, जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है, उनमें ज़्यादा कैंसर घातक सिद्ध होता है और ट्रीटमेंट भी इतना असरदार नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका पहली बात तो कैंसर बहुत घातक नहीं होगा, अगर ट्रीटमेंट भी आपका ज़्यादा असरदार होगा। इसके अलावा लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये ऐसी बीमारियां हैं जो इंडिया में एक एपिडेमिक की तरह फैल रही हैं। इसका भी ट्रीटमेंट यही हो सकता है अगर हम प्रिवेंशन करना चाहें तो। अगर हम एक्सरसाइज डेली करते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी खाने डाइट की बात करते हैं तो हम इन लाइफस्टाइल डिजीज से भी बच सकते हैं। नियमित व्यायाम करने से कई स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। व्यायाम करने से शरीर ऊर्जावान रहता है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनता है, चय अपचय प्रक्रिया को बढ़ाता है। व्यायाम से नींद अच्छी आती है, तनाव कम होता है, वजन नियंत्रित रहता है। साथ ही नियमित रूप से व्यायाम करना हड्डियों को मजबूत बनाने में भी उपयोगी है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि सीधा ही हम जाके लेवल 3 और सीनियर एक्सरसाइज में चले जाएं। ये एक बेसिकली एक तरह का प्लान्ड एक्टिविटी होता है। हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल मिनिमम लेवल 1 एक्सरसाइज, जो कि ज़्यादा इसमें शुरू में स्ट्रेचिंग करवाते हैं। जैसे जैसे आपकी इंड्योरेंस बढ़ रही है, जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम एक्सरसाइज का लेवल बढ़ाते जाते हैं। फिर लेवल 2, लेवल 3। अगर आपने ये फॉलो नहीं किया और स्ट्रेचिंग नहीं की साथ में तो आपकी बॉडी को इंजरी हो सकता है। अगर आप शिफ्ट में काम कर रहे हैं, सपोज आप नाइट में काम करते हैं, तो आपको नाइट में काम करना पड़ता है, सुबह आपको सोना पड़ता है। तो उसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है, जब लंच टाइम आपका ब्रेक होता है तो मेरे हिसाब से आप उस समय ये कर सकते हैं कि लंच करने के बाद आप वॉक पे वो टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। या इवनिंग में जब टी टाइम आपका ब्रेक है तो आपको टाइम आधा घंटे का निकालना ही पड़ेगा। व्यायाम करने से स्वास्थ्य बेहतर बनता है और कई बीमारियों से बचाव होता है। दिन भर बैठकर काम करना या शारीरिक श्रम न करना स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और कई बीमारियों की संभावना को बढ़ा देता है। इसलिए शारीरिक सक्रियता बनाए रखें, चाहे आप किसी भी आयु वर्ग के हैं। कुछ समय व्यायाम अवश्य कीजिए। यदि आप अत्यधिक व्यस्त रहते हैं तो अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय व्यायाम के लिए अवश्य निकालें, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और इसी कार्यक्रम में बात योग की। योग द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता होती है नियमित रूप से यौगिक क्रियाओं को अपनाने की। आइए देखते हैं आज के योग प्रभाग में कुछ योगासनों। शरीर की गति और संतुलन का मुख्य आधार है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी मस्तिष्क और शरीर की मांसपेशियों के बीच में तालमेल। अगर ये गड़बड़ा जाता है तो व्यक्ति का चलना, उसकी गति में अंतर आ जाता है, वो ठीक से चल नहीं पाता
वो बैलेंस नहीं कर पाता है, वो अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाता, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं कर पाता, तालमेल नहीं बना पाता। आज की इस व्यस्त जीवन शैली में ये और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। आज हम जानते हैं कुछ आसन। पहला आसन हम जान रहे हैं तालासन। पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस रखकर पैरों को पैरेलल रखेंगे और फुल एक्टिव हो जाएंगे। सामने एक पॉइंट पर फोकस करें। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते जाएं और अपने एड़ी पर आ जाएं। अपने बॉडी को ऐसे ऊपर खींचिए मानो छत को छू लेंगे। कुछ देर यहीं रुकना है। इस तरह रहने से हमारे शरीर का बैलेंस बढ़ता है और उसका माइंड के साथ कोऑर्डिनेशन भी बढ़ता है, जिससे धीरे धीरे हमारी समस्या में सुधार आता है। दूसरा आसन हम देखेंगे टेबल टॉप। इसमें हम टेबल टॉप बनाते हैं और ऑपोजिट हाथ और पैर को स्ट्रेच करेंगे। जब हम ये ऑपोजिट स्ट्रेच करते हैं तो हमारे मस्तिष्क के दोनों भाग लेफ्ट एंड राइट एक साथ सक्रिय होते हैं, जो बहुत मददगार है हमारी इस समस्या में। आराम से टेबल टॉप बनाएंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे राइट हैंड और लेफ्ट लेग को स्ट्रेच करेंगे, हम जितना लंबा ले जा सकते हैं। कुछ देर यहीं पर रुकेंगे। इस तरह से जो अपोजिट खिंचाव आ रहा है, ये पूरे शरीर की मांसपेशियों को स्ट्रेच देता है और इसी के साथ मस्तिष्क के साथ उसका कोऑर्डिनेशन भी सुधरता है। इस प्रकार से देखने में आसान जो हमारे आसन हैं, ये आसान होने के बावजूद हमारे मस्तिष्क को बहुत एक्टिव करते हैं और शरीर की मांसपेशियों को सुदृढ़ करते हैं। तो किसी को भी जो प्रॉब्लम आया है उसे बहुत सहजता होती है। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स गुरु माँ डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारे शरीर में मसल्स और नर्व्स बराबर ट्रेन होने चाहिए, साथ साथ चलें तो ब्रेन भी बहुत अच्छी तरह से फंक्शन करता है। इसलिए हमें, जैसे हम स्किप कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। रस्सी कूदना या ऐसी चीज़ों पर चलना, जैसे घास पर चल रहे हैं या रेती, सूखी रेती पर चल रहे हैं, तो जरा ध्यान से करना पड़ता है। ऐसी चैलेंजिंग चीज़ों से बहुत फ़ायदा होता है। कोई ऐसी चीज़ जो आप एक साइड से करते हो दूसरी साइड से करो, क्रॉस चीज़ें करो, तो इससे माइंड को थोड़ा अलर्टनेस आती है, तो मसल्स और ब्रेन साथ में डेवलप होते हैं। उसी तरह खाने में भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपको ओमेगा 3 फूड ज़्यादा खाना है, इसलिए अखरोट होना चाहिए, चिया सीड्स होना चाहिए, फ्लैक्स सीड्स होने चाहिए, ये अलसी के बीज, ये सब चीज़ें नियमित रूप से शरीर में डालना ज़रूरी है। और फिजिकली एक्टिव रहना भी ज़रूरी है, जहाँ कुछ न कुछ क्रॉस कूदना वगैरह एक्टिविटी भी चालू रहे, तो ब्रेन मसल्स हमेशा फिट और सही रहेंगे। नमस्कार। और योग की कक्षा के बाद अब बढ़ते हैं संस्कृत पाठशाला की ओर। अपने से छोटों को आशीर्वाद देते हुए हमें कहना होता है तेजस्वी भव, पर अनवधानता से हम कह बैठते हैं तेजस्वी भवः। तो भव या भवः, इन दोनों में से क्या है शुद्ध प्रयोग? आइए जान लेते हैं संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में। इस विषय में आपके संज्ञान को दृढ़ करने के लिए तैयार हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र। नमोस्तु सर्वेभ्यः दर्शकेभ्यः। संस्कृत पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतम करोमि। अहमेश नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला में अब तक आप संस्कृतानुरागियों ने विशेष रूप से जाना है साधारण शब्दों की शुद्धता और अशुद्धता को, पर आज हम बात करेंगे एक क्रियार्थक शब्द की, जिसे हम संस्कृत में धातुपद भी कहते हैं। एक धातुपद या क्रियापरक शब्द है भव, जिसे हम साधारणतः भवः इस रूप में अशुद्ध लिखा पाते हैं, और इसी अशुद्ध रूप से प्रभावित होकर हम में से कई जो सामान्य रूप से संस्कृत के भव शब्द से परिचित नहीं होते, वे भवः या अशुद्ध रूप भी भव के स्थान पर भी बोल जाया करते हैं। देखिए, भव का अर्थ है हो या हो, जबकि भवः का अर्थ संसार या स्वयं भगवान शिव यह होता है। हम इन दोनों अर्थों को वाक्यों के प्रयोग के माध्यम से भी समझ लेते हैं। स्वस्थः भव अर्थात स्वस्थ हो या होवो, ऐसे ही भवः इत्येतेन शंकरः कथ्यते
अर्थात भव इस नाम से शंकर को कहा जाता है। तो भव और भवः इन दो शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ को जानकर अब आप समझ चुके होंगे कि जब हम संस्कृत के कई वाक्य भव या भवः इन दो शब्दों के बीच का अंतर जाने बिना बोला या लिखा करेंगे तो यह स्पष्ट ही है कि इन दो शब्दों के अलग अलग अर्थ होने के कारण हम कई बार अपनी अल्पज्ञता या अनवधानता के कारण अशुद्ध प्रयोग कर रहे होंगे। इस तथ्य को और स्पष्टता से जानने से पहले हम कुछ और वाक्यों का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हम आशीर्वाद देने के क्रम में यशस्वी भव, सौभाग्यवती भव, विजयी भव जैसे वाक्यांशों को व्यवहार में पाते हैं। वाक्यांश इसलिए क्योंकि अभी इनमें कर्ता कौन है यह स्पष्टतः नहीं लिखा हुआ। जैसे यशस्वी भव का अर्थ है यश वाला या यशस्वी हो या हो या होवो, जिसके लिए यहाँ साधारण रूप से संस्कृत शब्द जो दिख रहा है वह है भव। तो इसका कर्ता या कर्तृपद होगा त्वम, जिसका अर्थ है तुम। तो अब यशस्वी भव का अर्थ आप पूरी तरह से स्वयं समझ चुके होंगे। जी हाँ, तुम यशस्वी हो। ऐसे ही सौभाग्यवती भव का अर्थ होगा तुम सौभाग्य वाली या सौभाग्यवती हो। और फिर ऐसे ही विजयी भव अर्थात तुम विजयी हो। तो अब जब हम यशस्वी भव, सौभाग्यवती भव, विजयी भव के स्थान पर यशस्वी भवः, सौभाग्यवती भवः, विजयी भवः ऐसे प्रयोग करने लग जाएं या कहीं लिखा पाएं तो आप प्रश्न करेंगे ना कि यह अशुद्ध लिखा हुआ है। भवः का अर्थ होता है संसार या शिव, जबकि भव का अर्थ होता है हो या हो। समग्रता से कहें तो अब आप समझ चुके होंगे कि यशस्वी भव, सौभाग्यवती भव, विजयी भव जैसे प्रयोगों में हमें भव का प्रयोग अधिक ध्यान के साथ करना होता है ताकि भाषागत मर्यादा बनी रहे और उससे भी कहीं अधिक जो हम कहना चाह रहे हैं वह सर्वथा शुद्ध और तर्कसंगत भी हो। अस्तु, संस्कृत पाठशाला दर्शक वृंद संस्कृतानुरागी भव इत्येवं कामयमानः सम्प्रति अनुमतिः देया पुनरागमनाय। पुनरपि अस्तु तावत्। नमः। कृत्स्नस्य योऽस्य जगतः सचराचरस्य कर्ता कृतस्य च तथा सुख दुःख हेतुः संहार हेतुरपि यः पुनरन्तकाले तं शंकरं शरणदं शरणं व्रजामि। तो संस्कृत के उच्चारणों का अभ्यास करते हुए अंधककृत शंकर स्तुति के साथ सुप्रभातम कार्यक्रम में वृत्त प्रस्तुति के क्रम को यहीं देते हैं विराम। सोमवार को पुनः अपने विभिन्न प्रभागों में नए विषयों, नई सामग्रियों को लेकर होंगे आप सभी के समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए मुझे व मेरे सभी सहयोगियों को दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।